जनप्रतिनिधित्व कानून के सामान्य प्रावधान प्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 सामान्य परिचय। यह कानून राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के निर्वाचन के लिए भूमिका संपादन करता है। संविधान सभा की विधायी विंग ने 1950 में ब्रिटेन की पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की कई प्रकार से नकल करते हुए विधेयक पारित किया, परंतु संविधान को अपनाने के उपरांत अनुच्छेद 389 को मूलभूत आधार मानते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 पारित किया गया और 1950 के विधान का इसमें विलय कर दिया गया। यह कानून 17 जुलाई 1951 को लागू हुआ और वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर एक साथ लोकसभा और विधान सभाओं का चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ। इस कानून में 13 भाग हैं, जिसमें 2 समाप्त कर दिए गए और यह राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव की अवधि की सूचना, अधिकारियों का विवरण, वित्तीयन, चुनाव विवाद का निपटारा, प्रतिनिधियों के निलंबन इत्यादि विभिन्न विषयों पर समग्रता से प्रावधान देता है। अधिसूचना लोकसभा और विधान परिषद के लिए चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। विधानसभा के लिए राज्यपाल के द्वारा उसकी अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व चुनाव आयोग की सलाह पर जारी किया जाता है। चुनाव अधिकारी, जिसमें 3 अधिकारी मुख्य रूप से भाग लेते हैं। पहला, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि निर्वाचन हेतु उत्तरदायी होता है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि समन्वय करता है, जो कि एक जिला का डीएम होता है और एक आईएएस अधिकारी होता है। और लास्ट में रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि आईएएस होता है। इसका पूरा काम होता है चुनाव कराना। राजनीतिक दलों का पंजीकरण कैसे होता है। सेक्शन 29, कोई भी राजनीतिक समूह जो स्वेच्छा से विचारधारा के आधार पर पंजीकृत होना चाहता है, वह अपना अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कर्मचारी एवं कार्यालय को सूचना देकर 30 दिनों के अंदर राजनीतिक दल के रूप में एकीकृत हो सकता है। लेकिन नोट, मूल कानून में 60 दिन की अवधि दी गई थी, जबकि 1988 में इसमें संशोधन करके 30 दिन कर दिया गया। प्रत्येक राजनीतिक दल चंदे या अनुदान प्राप्त कर सकते हैं और यह किसी व्यक्ति, निजी कंपनी और विदेशी स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। नोट, सरकारी कंपनी से अनुदान नहीं लिया जा सकता है और ऐसे विदेशी स्रोतों से जिसे भारत सरकार ने अवैध संगठन घोषित किया है, उससे भी अनुदान नहीं लिया जा सकता है। 20,000 रुपये या उससे अधिक के अनुदान लेने पर उसके स्रोतों की जानकारी देनी पड़ेगी। यदि राजनीतिक दल अपना आयकर रिटर्न चुनाव आयोग के रास्ते आयकर विभाग को नहीं देते, तो उन्हें आयकर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। निर्वाचन चुनाव का संचालन। पहला, यदि कोई राजनीतिक दल के आधार पर संसद या विधानमंडल के निर्वाचन के लिए आवेदन नॉमिनेशन करते हैं, तो वह 40 व्यक्तियों के साथ प्रचार प्रसार करेगा। दूसरी पॉइंट, यदि स्वतंत्र निर्वाचन में भागीदारी किया जा रहा है, तो 10 प्रस्तावक अर्थात मतदाता जो उस संसदीय या विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हो, और ऐसा व्यक्ति 20 व्यक्तियों के साथ प्रचार प्रसार कर सकता है। तीसरा, ऐसे 40 और 20 व्यक्तियों की पूर्व सूचना मुख्य निर्वाचक अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही देनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 4, आवेदन नॉमिनेशन रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नियत तिथि में 11 AM से 3 PM के बीच दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्रत्येक उम्मीदवार इलेक्शन एजेंट, जिसे चुनावी
खर्च का हिसाब किताब रखना है उसे इलेक्शन एजेंट कहा जाता है। पोलिंग एजेंट जिसे मतदान केंद्र पर उस उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करना है, और काउंटिंग एजेंट जिसे मतगणना केंद्र पर उस उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करना है। इन तीनों की पूर्व सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देना होता है। इलेक्शन एजेंट को चुनाव तिथि से लेकर 30 दिनों के अंदर खर्च का हिसाब जिलाधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है। यदि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार को समान मत प्राप्त हो जाए तो धारा 65 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अंतिम फैसला होता है। चुनाव परिणाम की घोषणा आरओ रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा की जाती है। 1996 से पहले एक उम्मीदवार कितने ही स्थानों से चुनाव लड़ सकता था, किंतु 1996 में धारा 33 का सबसेक्शन 7 शामिल करते हुए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एक उम्मीदवार अधिकतम 2 स्थानों पर ही चुनाव लड़ सकता है। यदि दोनों स्थान पर वह विजयी हो जाता है तो 14 दिनों के अंदर किसी एक से त्यागपत्र स्पीकर या सभापति को देना होता है। ऐसा न करने पर दोनों ही स्थान रिक्त हो जाते हैं। त्यागपत्र के बाद रिक्त स्थान पर उपचुनाव होता है, जिसके खर्च का वहन राजनीतिक दल या उस उम्मीदवार को नहीं करना होता है। आपराधिक मामलों में निलंबन कैसे होता है? सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी आपराधिक मामले पर दोषसिद्धि कन्विक्शन हो जाती है और सजा दी जाती है तो निर्वाचित सांसद या विधायक का निलंबन होगा, अर्थात सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दोषसिद्धि से आर्थिक दंड मिलते ही उसी तारीख से 6 वर्ष और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 में जिन आपराधिक कानूनों की चर्चा है उसकी सजा काटने के उपरांत 6 वर्ष तक निलंबन किया जाएगा। 2013 में 10 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने लिली थॉमस बनाम भारत के संघ की याचिका पर यह प्रावधान किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 में वर्णित आपराधिक कानून के अलावा किसी भी आपराधिक मामले में यदि दोष सिद्धि हो गई है और 2 वर्ष की सजा दी गई है तो कारावास की अवधि काटने के उपरांत 6 वर्ष तक ऐसे जनप्रतिनिधि को निलंबित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्शन 8(4) के अंतर्गत 3 माह तक जो अपील की अवधि दी गई थी उसे गैर संवैधानिक अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया है। अतः अब दोष सिद्धि पर सजा मिलते ही सदस्यता समाप्त हो सकती है। भ्रष्ट आचरण के आधार पर निलंबन। सेक्शन 123 भ्रष्ट अभ्यास क्या है, इसे स्पष्टता से परिभाषित किया गया है। इसमें निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया है: रिश्वत लेना, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना, इलेक्शन एजेंट के द्वारा चुनावी प्रक्रिया को दुष्प्रभावित करना, चुनाव अधिकारी के साथ मिलकर हेराफेरी करना, वाहन का दुरुपयोग करना, जाति, धर्म, मूल वंश और भाषा के आधार पर वोट के लिए अपील करना, धार्मिक प्रतीक व राष्ट्रीय प्रतीक की दुहाई देकर वोट मांगना। इन उपर्युक्त मामले अगर सामने आते हैं तो हाई कोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 का सहारा लेकर यदि घोषित करता है कि ऐसे व्यक्ति भ्रष्ट अभ्यास में लिप्त हैं तो अधिकतम 6 वर्ष के लिए निलंबित किया जा सकता है उसे। इसमें रक्षात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के उपरांत केंद्र सरकार 3 माह की अवधि में प्राधिकारी का गठन करेगी जो दंड की मात्रा पर विचार करेंगे। चौथा, इसके उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग की सहायता के लिए तय किया जाएगा कि दंड देना है या नहीं, और यदि नहीं देना है तो इसकी मात्रा 6 वर्ष से अधिक नहीं होगी।